नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ आपको सीटेट में बल्कि ऐसी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जिसमें पेडागोजी एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में पूछा जाता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, एक स्वैर चिंतन आत्मविमोह यानी कि ऐसा बालक जो अपने आप में ही खोया रहता है, आत्मलीन रहता है, ऐसे कहा जा रहा है कि आत्मविमोह वाले छात्र को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलाप को करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि ग्रुप में जो कुछ भी गतिविधि स्कूल में कराया जा रहा है उसमें बच्चा कठिनाई का सामना करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप में ही लीन है, आत्मलीन बालक है। ठीक है, आगे देखिए, इस बच्चे की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। समावेशी दृष्टिकोण क्या होता है? चाहे बच्चा किसी भी विकार से क्यों ना जूझ रहा हो, किसी भी अधिगम अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, कि कोई भी शारीरिक अक्षमता बच्चे में क्यों ना हो, सबको सामान्य बच्चे के साथ ही एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ाना है। यानी कि बच्चा विशिष्ट हो, सामान्य हो, अति क्रियाशील हो या फिर किसी भी अक्षमता से जूझ रहा हो, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात होती है समावेशी दृष्टिकोण में। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है और वो विकल्प आपका उत्तर होगा जो कि निगेटिव सेंस में होगा। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को मतलब कि अलग करने की जिसमें भी विकल्प में बात हो रही हो, क्योंकि समावेशी का मतलब तो हो गया कि सबको साथ लेकर के चलना, और चूंकि हमसे निगेटिव पूछा गया यानी समावेशी नहीं है वो पूछा गया, यानी कि अलग करने की बात हो रही होगी किसी विकल्प में, वही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। यह बात तो बिल्कुल सही है। अगर किसी को कोई समस्या हो रही है कॉन्सेप्ट को समझने में या फिर ग्रुप में काम करने में, तो उसको प्रत्यक्ष रूप से कोई लिखित सामग्री दी जा सकती है जिससे कि बच्चे की हेल्प हो सके। क्यों? क्योंकि समावेशी का मतलब ही ये होता है कि जो भी आवश्यकता बच्चे महसूस कर रहे हैं उसकी आवश्यकता को पूरी की जाए। जैसे कि दृष्टिबाधित बालक है जो देख नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, और ऐसा बालक जो कि सुन नहीं सकता, जाहिर सी बात है उसके लिए वीडियो क्लिप की आवश्यकता होगी, इमेजेस की आवश्यकता होगी। तो वहीं कहा जा रहा है कि जिसकी जो आवश्यकता है उसको प्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त लिखित सामग्री या फिर जो भी उसकी आवश्यकता होगी उसको प्रोवाइड कराना। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमारा उत्तर निगेटिव वाला होगा। दूसरा देखिए, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्यों में कार्य करने की अनुमति देना। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा वातावरण जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो उसमें उसको एक तरीके से अनुमति देना कि ठीक है आप विश्रांत वातावरण में अपना काम कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था क्योंकि बच्चा जिसमें भी कंफर्टेबल है उसको वो एनवायरनमेंट मुहैया कराने की बात की जा रही है। यहाँ पर अलग करने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन बच्चे के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन की जा रही है, इस वजह से ये भी पॉजिटिव था। आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। प्रतिकारी ट्यूटर को अंग्रेजी में रेमेडियल टीचर कहा जाता है। यानी कि अगर कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसका पहले निदानात्मक परीक्षण होगा और उसके बाद से समस्या का पता लगने के बाद से उसका रेमेडियल टीचर के माध्यम से उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि यहाँ पर भी अलग करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसको उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की बात की जा रही है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, यानी कि उस स्कूल से निकाल करके दूसरे स्कूल में भेजने की बात की जा रही है। तो ये समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण का बिल्कुल उलट है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा ये मानता है चाहे बच्चा किसी भी विकार से जूझ रहा हो, किसी भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना परेशान हो या फिर कोई भी उसमें एक तरीके से अक्षमता क्यों ना हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है। और ये विकल्प कह रहा है कि इसको विशिष्ट स्कूल में भेजने के संदर्भ में, तो ये चूंकि उसका अपोज कर रहा है और निगेटिव सेंस में, इसलिए यही आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न आपसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तभी तो इंटरेक्शन कर पाएंगे टीचर से या फिर दूसरे बच्चों से। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जितना इंटरेक्शन करते हैं उनका जो अधिगम होता है वो उतना ही अर्थपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें उत्सुकता होती है और वो उसका उत्तर जानने के लिए इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, अंतःक्रिया कर रहे होते हैं। तो जिस भी कार्य में बच्चा रुचि लेगा, इंटरेस्टेड होगा, वह
उस कार्य को करने के लिए इंटरनली मोटिवेटेड होता है। ठीक है, तो इससे बच्चे को अर्थपूर्ण अधिगम करने में मदद मिलती है। इसलिए बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा उसका रीजन दिया गया है और इन दोनों को पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। चलिए पहले स्टेटमेंट यानी ए को पढ़ते हैं। दिया गया है, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने और समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। समूह में कार्य करने की बात ले वाइगोस्की ने कहा था कि यानी ग्रुप्स में बच्चों को गतिविधि कराई जाए ताकि वो इंटरेक्शन करे और उसका अधिगम अर्थपूर्ण हो। साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की भी बात की गई है कि बच्चे ज्ञान को रट करके अपना अधिगम का निर्माण ना करें, बल्कि खुद क्रियाशील होकर के प्रश्न पूछ करके विवाद करके अपने ज्ञान की रचना करें। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव था पूरा विकल्प। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए कथन ए जो है ये पॉजिटिव है, यानी कि सही होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। क्रियाशील कहने का मतलब कि बच्चे जब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे किसी गतिविधि के दौरान तो उनका अधिगम अर्थपूर्ण होगा, और सामाजिक कहने का मतलब कि बच्चे ग्रुप में कार्य करेंगे तब उनका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। क्रियाशील मतलब कि एक्टिवली पार्टिसिपेट और किसी भी गतिविधि में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, सहभागिता दिखाना, और सामाजिक कहने का मतलब कि ग्रुप में यानी कि ग्रुप्स समूहों में कार्य करने की भावना। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था। और चूंकि ये पहले वाले विकल्प की व्याख्या कर रहा है। क्यों व्याख्या कर रहा है? क्योंकि पहले वाले विकल्प में ये बातें कही गई हैं कि क्रियाशील होने से क्या फ़ायदा होगा और सामाजिक होने से क्या फ़ायदा होगा, ग्रुप में काम करने से क्या फ़ायदा होगा। तो जो यहाँ पर रीजन है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए यानी स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों सही है, और जो आर है, जो रीजन है यानी बी वाला जो पॉइंट है वो ए का सही व्याख्या करता है। दिए गए विकल्प में देखिए ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। इसके प्रश्न को थोड़ा सा मैं आपको आसान करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने एक कोई कॉन्सेप्ट सीखा है और दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसमें पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी मदद कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको संकल्पना मानचित्र कहा जाएगा, यानी कि कॉन्सेप्ट मैप्स। यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो चुका है उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को संकल्पना मानचित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उस उदाहरण को चुनिए जो कि आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो चारों विकल्पों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो विकल्प चुनना है जिसमें बच्चा खुद से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो रहा हो, ना कि किसी बाह्य प्रेरक की वजह से वो कार्य को कर रहा हो। जैसे कि इनाम हो गया, दंड हो गया, पुरस्कार हो गया, ये सभी बाह्य कारक हैं। अगर इसकी लालच में कोई कार्य बच्चे के द्वारा किया जा रहा है तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण होगा, ना कि इंटरनल मोटिवेशन का। क्योंकि प्रश्न में आपसे इंटरनल मोटिवेशन पूछा गया है, यानी कि बच्चा जिस कार्य को करने में रुचि ले रहा होगा और जिसको करने में उसे आनंद मिल रहा होगा और वो स्वयं उस कार्य को करना चाह रहा होगा, वहीं आपका विकल्प सही होगा। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला दिया गया है, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया था। अब यहाँ पर जो रोशनी है वो पढ़ाई क्यों कर रही है? क्योंकि वो घड़ी के लालच में पढ़ाई कर रही है कि अगर 90% से ज़्यादा अंक आया तो उसे घड़ी मिलेगा। तो घड़ी क्या है? ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट है कि बच्चा घड़ी के लिए पढ़ाई कर रहा है कि अगर अंक अच्छे आए तो मुझे घड़ी मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ना कि इंटरनल मोटिवेशन। इस वजह से आपका विकल्प नहीं होगा, ये उत्तर गलत हो गया। दूसरा देखिए, रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। तो यहाँ रूमी जो है अपना होमवर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे टीवी देखना है। तो अपना होमवर्क काम कंप्लीट करना उसकी प्राथमिकता नहीं है, उसकी प्राथमिकता है टीवी देखना। लेकिन टीवी तभी देखने को मिलेगा जब वो अपना होमवर्क पूरा करेगा। यानी कि ये जो टीवी देखना है ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बच्चा अपना होमवर्क एक्सटर्नल मोटिवेशन के वजह से कर रहा है, इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे इंटरनल मोटिवेशन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तीसरा देखिए, रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। तो यहाँ पर जो रोमा है वो पढ़ाई क्यों कर रही है? पढ़ाई इसलिए कर रही है कि क्योंकि वह टीचर की
प्रशंसा पाना चाहती है तो ये भी टीचर की प्रशंसा पाना कहीं ना कहीं एक्सटर्नल हो गया, क्योंकि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, दूसरों से वाहवाही लेने के लिए वो पढ़ाई कर रही है, उसका अपना खुद का रुचि नहीं है, उसका रुचि इस बात में है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। तो प्रशंसा क्या है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट था, इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या कहा जा रहा है, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। देखिए यहाँ पर रुचि वर्ड आ गया। अब जिस भी कार्य में बालक रुचि लेता है, रुचि की वजह से उसमें इंटरनल मोटिवेशन पैदा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उस कार्य को कर करके आनंदित रह रहा होगा और चूंकि एक तरीके से इंटरेस्ट की वजह से इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा और उसकी वजह से उसका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि आंतरिक प्रेरणा कौन सा दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिए किसी बाह्य कारक की वजह से वो एक तरीके से अपना परियोजना यानी कि कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उसको उसमें आनंद मिल रहा है, अपने रुचि के लिए उस कार्य को वो कर रहा है और विभिन्न नए नए स्रोत की तलाश कर रहा है। तो इसमें एक तरीके से इंटरनल मोटिवेशन होगा क्योंकि बच्चा खुद से इसमें इंटरेस्टेड है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? तो मान लीजिए कोई परेशान है, चिंतित है, तो इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो उसको और ज़्यादा चिंतित करेगा, यानी कि उसकी चिंता को दूर करने में कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, यानी प्रश्न निगेटिव सेंस में है। चलिए अब इसका उत्तर ढूंढते हैं। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी एवं अर्थपूर्ण विधियाँ सिखाना। जब बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट कई तरीकों से और अर्थपूर्ण विधि के माध्यम से सिखाया जाएगा तो निश्चित तौर पर बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और इसकी वजह से उसके अंदर कोई भी चिंता नहीं रहेगी कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट में उसे प्रॉब्लम हो रहा है, इस टाइप का कोई भी उसको डाउट नहीं रहेगा और डाउट की वजह से उसको कोई भी चिंता नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो चूंकि पॉजिटिव सेंस में था, यानी कि उसकी सहायता करेगा चिंता का सामना करने के संदर्भ में। चूंकि ये सहायता कर रहा है इस वजह से पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करना, यानी कि एक तरीके से जो आपका मेन लक्ष्य है टीचर बनना और उसके लिए उसको छोटे छोटे गोल में बांट देना। छोटे छोटे गोल कहने का मतलब कि जैसे सुपर टेट की परीक्षा में 14 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको छोटे छोटे गोल में इस प्रकार से बांट दिया जाए कि 14 सब्जेक्ट का अलग गोल तैयार कर दिया जाए कि हमें ये सब्जेक्ट अचीव करना है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो आपने एक मेन गोल जो था आपका कि सुपर टेट का पूरा सिलेबस कवर करना, उसको 14 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि हिंदी का सिलेबस कवर करना है, इंग्लिश का सिलेबस कवर करना है, संस्कृत का करना है, यानी कि बड़े गोल को छोटे छोटे गोलों में बांटने के लिए सहायता करना। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है क्योंकि जब आप टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको चिंता नहीं होगा। तो ये चिंता का सामना करने में कहीं ना कहीं सहायक है, इस वजह से पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया था। बात करेंगे तीसरे विकल्प की। दिया गया है छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, यानी बच्चे की आप हेल्प कर रहे हैं एज ए टीचर कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी चिंता किस वजह से है, उस चिंता को पहचानने में मदद की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जब समस्या का पहचान हो जाएगा तो उसे सॉल्व करने की भी 50 विधियां हो सकती हैं। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इससे चिंता का सामना करने में बच्चे को सहायता मिलेगी। तो ये पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। देखिए, कक्षा में सभी प्रकार के बालक हैं, इसमें प्रतिभाशाली बालक भी है, बहुत कमजोर बालक भी है और मध्यम वर्ग का बालक भी है और शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक भी हैं और विभिन्न विकार से जूझ रहे बालक भी हैं। अब जब आप एक दूसरे का तुलना करेंगे तो जो प्रतिभाशाली बालक है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कमजोर बालक है निश्चित तौर पर वो तुलना की वजह से और ज़्यादा एक तरीके से हीन भावना का शिकार हो जाएगा क्योंकि एक तो वो अधिगम नहीं कर पा रहा, अधिगम में उसको समस्या आ रही है, और दूसरी जब आप प्रतिभाशाली बच्चे से उसकी तुलना कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो संकोच करेगा विद्यालय में और ज़्यादा इंटरेक्शन करने से, क्योंकि वो अपने आप को हीन समझने लगेगा, उसके अंदर हीन भावना जनरेट होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो वाला विकल्प है चौथा वाला, ये बच्चे को और ज़्यादा चिंतित कर रहा है, बल्कि उसको चिंता का सामना करने में सहायता नहीं करेगा बल्कि उसको और चिंतित कर देगा। ठीक है, तो यही निगेटिव सेंस में है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रुचिता जो कि एक गणित की अध्यापिका है, अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, यानी बच्चे जो गलती कर रहे हैं उसके त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है टीचर। इस विश्लेषण का क्या उद्देश्य है टीचर का, आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया है, अत्यधिक त्रुटियों
वाले छात्र को कम त्रुटियों वाले छात्र से पृथक करना। देखिए, पृथक करना हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, और वो भी अगर आप योग्यता के आधार पर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर योग्यता है, क्यों? क्योंकि जो अधिक त्रुटि कर रहा है और जो कम त्रुटि कर रहा है, ये योग्यता हो गई बच्चे की, बच्चा कम गलती कर रहा है। तो योग्यता के आधार पर कभी भी अगर पृथक किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, तो ये हमेशा निगेटिव सेंस में होगा। क्यों? क्योंकि इससे कमजोर बच्चों के मन में हीन भावना जन्म लेती है, और इस वजह से ये निगेटिव माना जाता है। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। दंड देना किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एनसीएफ 2005 दंड जैसे चीज़ों को निषेध कर चुका है, यानी इसे निगेटिव मानता है। ये आपका उत्तर होगा ही नहीं। तीसरा देखिए, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले प्रश्न अधिक देना। अब आपने ये नहीं समझा कि बच्चा त्रुटि क्यों कर रहा है। हो सकता है कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। अब जब बच्चे का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो बार बार जब आप उस पर आधारित प्रश्न को देंगे तो वो गलती ही तो करेगा। जब उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और वो त्रुटि कर रहा है, तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो उसी गलती को बार बार दोहरा रहा होगा। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव सेंस में है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। यानी कि जो बच्चे गलती कर रहे हैं, उस गलतियों का विश्लेषण करके टीचर ये समझ सकती है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया भी है या नहीं। अगर वो गलती ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा अगर की जा रही होगी, तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकांश बच्चे को जो कि कक्षा में हैं, उनको संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। तो ये बच्चों के चिंतन यानी छात्रों के चिंतन को समझने में टीचर की मदद करेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये संप्रत्ययी समझ पर यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। देखिए, वेधन और अभ्यास यानी मशीन की तरह काम करने की बात की जा रही है, तो ये बिल्कुल निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्मरण आधारित। एनसीएफ 2005 स्मरण जैसे शब्दों को हमेशा निगेटिव मानता है। आप याद करके रट करके अपने ज्ञान की रचना नहीं करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी रचनावाद को समर्थन देती है, यानी बच्चे क्रियाशील होकर के अपने ज्ञान की रचना करते हैं, ना कि रट करके, ना कि स्मरण करके। तो ये बिल्कुल निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, परीक्षा के लिए पढ़ना। देखिए, परीक्षा के लिए नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि अपने ज्ञान की रचना के लिए पढ़ा जाता है। परीक्षा तो आपकी सिर्फ इसलिए होती है, अगर सत्र के बीच में हो रहा है तो आपको क्या समस्या आ रही है, उस निदानात्मक एक तरीके से परीक्षण के लिए परीक्षा ली जाती है। और अगर सत्र के अंत में परीक्षा हो रही है तो वो इसलिए लिया जाता है ताकि आपको अगली कक्षा में भेजा जा सके, आपकी पूरी साल भर की प्रगति का एक तरीके से लेखा जोखा तैयार किया जा सके। इससे अलावा परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। परीक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे का आकलन करना है कि बच्चे को अधिगम के दौरान कोई समस्या तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये परीक्षा के लिए पढ़ना एक तरीके से निगेटिव सेंस में है, क्योंकि बच्चे को अधिगम कराना महत्वपूर्ण है, ना कि परीक्षा में सम्मिलित कराना। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, संप्रत्ययी समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है, तो पॉजिटिव वाला ही आपका उत्तर होगा, ठीक है। पहला दिया गया है व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा। व्याख्यान वर्ड यहाँ पर निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी स्तर के बच्चों की। तो जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे हायर क्लासेज में, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, उसमें लेक्चरर आते हैं, कक्षा में लेक्चर दे करके चले जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए निगेटिव सेंस में है, क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये मानती है कि बच्चे क्रियाशील होकर ही अपने ज्ञान की रचना करेंगे, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर के उस ज्ञान की रचना कर रहे होंगे। अब व्याख्या देने में केवल टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है, बच्चा कुछ कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा है। तो लेव वाइगोत्स्की के अंतःक्रिया के सिद्धांत के अनुसार, जो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत उन्होंने दिया था, उसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे अंतःक्रिया करके ही सीखेंगे। यहाँ पर व्याख्यान में टीचर केवल इंटरेक्शन कर रहा है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर अंतःक्रिया नहीं हो रहा है, इस वजह से इसमें अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा। पहला विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास करना। यंत्रवत यानी कि मशीन की तरह। अब बच्चा रटे जा रहा है एक ही कॉन्सेप्ट को, तो वो खोज कहाँ किया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्वेषण पर जोर देता है, यानी कि खोज करने पर जोर देता है, क्रियाशील होकर के अपने ज्ञान की रचना करने पर जोर देता है, ना कि मशीन की तरह याद करने पर। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा।
चौथा विकल्प देखिए, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। देखिए इनाम जो है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है और वो भी कुछ समय के लिए। कुछ समय कहने का मतलब कि एक ना एक समय ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा जब इनाम भी काम करने नहीं लगेगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ आपके दैनिक जीवन से जोड़ करके। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको बोल करके देखिएगा कभी कि एक गिलास पानी ला दो या फिर किसी काम के लिए, तो वो नहीं लाएगा जब तक आप उसको कुछ टॉफ़ी या फिर किसी चीज़ का लालच नहीं देंगे। अब बार बार अगर उसको लालच दिया जाने लगा और बार बार आप उसको टॉफ़ी देने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ऊब जाएगा टॉफ़ी खाने से, और आप उसको कितने भी टॉफ़ी दे दे वो उस काम को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो टॉफ़ी के लालच में काम कर रहा था, अब टॉफ़ी से उसका मन ऊब चुका है, इस वजह से वो उस काम को करेगा ही नहीं। यानी कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है उसका कभी ना कभी सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और उसके बाद से वो काम करने में मन नहीं लगता है। तो ये निगेटिव सेंस होता है हमेशा इनाम, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद से इनाम भी काम करना बंद कर देती है। तो ये नेगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। क्रियाशील होने से मतलब यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की बात की जा रही है, और क्रियाकलाप यानी कि ग्रुप में बच्चे क्रियाकलाप में सम्मिलित होंगे तो जाहिर सी बात है इंटरेक्शन करेंगे। और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही अर्थपूर्ण अधिगम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देने को बढ़ावा देने की एक विधि है। तो बच्चे ध्यान से समझिएगा, बच्चे क्या हैं? स्वनिर्देशित हैं, यानी टीचर उनको निर्देशित नहीं कर रहा है, बच्चे खुद से अपने आप से इंस्ट्रक्टेड हैं, यानी कि बच्चा खुद अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बच्चे स्वतंत्र हैं अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, यानी स्वनिर्देशित हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको विकल्प चुनना है। पहला दिया गया है यंत्रवत अधिगम। यंत्रवत अधिगम मतलब कि रटने की बात की जा रही है, यहाँ पर रटना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कि विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाया जा रहा है बच्चे से, यानी कि कहीं ना कहीं अन्वेषण करने की बात हो रही है। बच्चा अपने ज्ञान की रचना करने के लिए खोज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये यंत्रवत अधिगम नहीं है, निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम। प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम कब होता है? जब दो या दो से अधिक बालक एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे हों। यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर सबको एक तरीके से छूट दे दी गई है कि आप कुछ भी करिए, अपने ज्ञान की रचना करिए। तो यहाँ पर किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है, बच्चे अपने ज्ञान की रचना कर रहे हैं, ना कि किसी से कंपटीशन कर रहे हैं। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए निर्देशात्मक अधिगम। निर्देशात्मक अधिगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर टीचर यहाँ पर निर्देश दे रहा हो तो होता, तब ये निर्देशात्मक अधिगम होता। चूंकि यहाँ पर बच्चे खुद से स्वनिर्देशित हैं, इस वजह से कोई निर्देश देने वाला नहीं है, टीचर भी निर्देश नहीं दे रहा है, इस वजह से निर्देशात्मक अधिगम इसका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 अन्वेषित अधिगम। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, यानी कि चूंकि बच्चों को विभिन्न सामग्री प्रोवाइड करा दी गई है, अब बच्चे उससे सामानों के साथ खेल करके अपने ज्ञान की रचना कर रहे हैं और स्वनिर्देशित हैं। तो यहाँ पर बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहे हैं। इस वजह से अन्वेषित अधिगम यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। दोस्तों पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।